मिशन उत्तराखंड पर पीएम मोदी ऋषिकेश में भरेंगे चुनावी हुंकार। एक के बाद ऋषिकेश में चुनावी हुंकार भरेंगे, साथ में वो जनसभा को सीटों पे अपने वोट साधने के लिए प्रधानमंत्री रैली करेंगे। उत्तराखंड के बाद राजस्थान के करौली में भी करेंगे जनसभा। आज राजस्थान के रण में उतरेंगे राहुल गांधी। बीकानेर और जोधपुर में चुनावी रैली। 5 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा असर। राजस्थान में राहुल गांधी की रैली। सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और झटका। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीए वैभव कुमार को किया टर्मिनेट। शराब घोटाले मामले में ईडी कर चुकी है पूछताछ। देश में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। जामा मस्जिद में ईद पर अदा की गई नमाज। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पे। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों पे। अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा। विजिलेंस विभाग ने आप पर बड़ा एक्शन। निजी सचिव वैभव पे गिरी गाज। पीए वैभव कुमार को किया गया टर्मिनेट। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका और लगा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके पीए वैभव कुमार को टर्मिनेट किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर कि पीए वैभव कुमार को टर्मिनेट किया गया है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। कल ही उनके एक विधायक ने, राजकुमार आनंद ने, इस्तीफा दिया था। आज पीए वैभव कुमार को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके पीए वैभव कुमार को टर्मिनेट किया गया है। लोकसभा को लेकर पीएम मोदी की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा को लेकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली जारी है। उत्तराखंड में आज करेंगे रैली को संबोधन। साथ में उत्तराखंड के बाद राजस्थान दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी होंगे। आज ऋषिकेश में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। एक जनसभा से 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश। प्रधानमंत्री राजस्थान के करौली में भी करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर आज उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज ऋषिकेश में 3 लोकसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए रैली का संबोधन करेंगे। उत्तराखंड के बाद राजस्थान के करौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में 25 सीटों में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसकी नजरें भी हैं कि उस रिकॉर्ड को दोबारा दोहराया जाए। लोकसभा को लेकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। आज उत्तराखंड के रैली के बाद वो राजस्थान में जाएंगे करौली। आज उत्तराखंड में ऋषिकेश में 3 लोकसभा सीटों पर करेंगे। ऋषिकेश में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। आज वो
मैं सबसे पहले तो इतनी बड़ी तादाद में मेरी जहां भी नजर पड़ती है मुझे माताएं बहनें दिख रही हैं। मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप इतनी गर्मी में हम राहुल गांधी करेंगे राजस्थान का दौरा, ताबड़तोड़ रैलियों में बढ़ेगी सियासी गर्मी। बीकानेर और जोधपुर में करेंगे चुनावी रैली। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान में चुनावी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी के चुनावी हुंकार से कहीं न कहीं सियासत गर्मा गई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी राजस्थान में होंगे। उसके बाद राहुल गांधी बीकानेर और जोधपुर में करेंगे चुनावी रैली। राहुल गांधी का जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ वो राजस्थान के 5 सीटों को मतदाताओं को साधने के लिए जनसभा करेंगे। राहुल गांधी आज अपने राजस्थान दौरे पर रहेंगे। अगली खबर अदब के शहर लखनऊ से इमाम मौलाना फैजल से मिलेंगे अखिलेश यादव। टीले वाली मस्जिद के इमाम हैं मौलाना फैजल। सपा सुप्रीमो ने चांद रात दी मुबारकबाद देते हुए कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। टीले वाली मस्जिद इमाम है मौलाना, उनसे आज मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव और साथ में उन्होंने चांद के साथ उन्होंने ईद की बधाई भी दी। साथ में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने उनके आवास पहुंचेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने उनके आवास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आज टीले वाली मस्जिद के मौलाना से उन्होंने मुलाकात की और ईद की बधाइयां भी दी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप नेता संजय सिंह यूपी की सियासत में एक और सियासत भूचाल लाने की कवायद तेज कर दी है। जेल से रिहा होने के बाद पार्टी से मिली जिम्मेदारी संभालेंगे। यूपी में चुनावी माहौल गरमाने की तैयारी में संजय सिंह लखनऊ में चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। संजय सिंह इससे पहले पंजाब के प्रभारी थे, अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। उसकी जिम्मेदारी संजय सिंह के कंधों पे है। संजय सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं और पिछले कई सालों से वो योगी सरकार और उनके मंत्रियों पे हल्ला बोलते हुए आ रहे हैं और आज वो आम आदमी पार्टी के चुनाव की तैयारियों के लेकर बैठक करेंगे लोकसभा चुनाव को। अगली खबर की तरफ बढ़ते। चैत्र नवरात्रि पर्व का आज तीसरा दिन है। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की होती है पूजा। देवी मंदिरों में भीड़ अपार, घर घर सजा है मां का दरबार। मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने किया है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पे पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज ईद का भी मौका है, तो नवरात्रि पे आज पुलिस प्रशासन पूरे व्यवस्थाओं के साथ मंदिरों की कड़ी सुरक्षा किए हैं और साथ में पूरे देश में नवरात्र को लेकर धूम है और माता की पूजा के लिए विशेष मंदिरों में पूजा याचना भी हो रही है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की होती है पूजा।
नवरात्र में 9 दिन अहम होते हैं। 9 दिन में से हर एक दिन नए अलग अलग पूजा विधि सनातन धर्म में बताई गई है। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही ईद, मस्जिदों में ईद पर अदा की गई नमाज, दुआओं के लिए उठे सैकड़ों हाथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देशवासियों को ईद उल फितर की दी मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद की मुबारकबाद दी। देश की राष्ट्रपति ने ईद के मौके पे देशवासियों को मुबारकबाद दी। जी सर। आज पूरे देश भर में ईद को लेकर जश्न है और लोग आज धूमधाम से ईद मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बधाई दी। अलग अलग मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं। आज ईद के मौके पे एक अलग खुशी और माहौल देखने को मिल रहा है और मस्जिदों में खास तौर पे विशेष तैयारियां भी की गई हैं कि किस तरीके से वो ईद के मौके पे नमाज अदा कर सकें और दुआएं पढ़ सकें। ईद का मौका अहम होता है और इसकी अलग अलग तैयारियां की जाती हैं। पार्टी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बधाई भी दे रहे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग दुआएं पढ़ रहे हैं, साथ में एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। क्या छोटे बच्चे बड़े सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। एक अहम मौका और पल होता है कि लंबे समय से इंतजार होता है। ईद का चांद एक दिन पहले देख के लोग ईद मुबारकबाद देते हैं। रमजान पाक महीने का एक अहम पर्व माना जाता है और साथ में एक दूसरे के साथ भाईचारा और उनसे कैसे आगे अच्छे से रह सकें, इस सब की सीख भी देता है रमजान पाक महीना। आज ईद के जश्न में डूबा हुआ है पूरा देश। अलग अलग मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं, एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी जा रही हैं। देशवासियों को प्रधानमंत्री ने ईद के मौके पे बधाई दी है। साथ में राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बधाई दी है। अलग अलग मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं, एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बुलंदशहर के बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह और मौजूदा सांसद से हमारी संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। 2024 का रण जो है वो शुरू हो चुका है और इंडिया हेड की टीम पहुंची है बुलंदशहर। बुलंदशहर में बात करते हैं भोला सिंह जो कि मौजूदा सांसद है भाजपा से और भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। बात करते हैं क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि तैयारी जीत की के साथ साथ देखिए जनता के कौन कौन से काम रह गए हैं उनको पूरा करने का एक टारगेट भी होता है। भोला जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पे आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक बार फिर से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है और आपको कैंडिडेट बनाया है। लेकिन बहुत सारे काम आपने किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी रहते हैं जो अभी करने बाकी। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करना चाहते हैं? देखिए बुलंदशहर में एक ऐतिहासिक काम जो पिछले 70 सालों में देश की आज़ादी से लेकर 63 साल कांग्रेस और यूपी के शासन में नहीं हुए, बहुत सारे काम इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा हुए। एक बहुत बड़ी मांग बुलंदशहर में अच्छे अस्पताल की थी, लेकिन अस्पताल की मांग के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकार्पण करके गए 25 जनवरी को। अपने यहाँ के लोगों को पासपोर्ट ऑफिस की दिक्कत थी, पासपोर्ट ऑफिस खुला है, केंद्रीय विद्यालय डबसुट में हुआ है। अपने क्षेत्र के हर गाँव में इंटरनेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ होकर धरातल तक पहुँची है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ पहुँची हैं
आगे के 2 काम हैं, ईएसआई हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका है, जगह अलॉट हो चुकी है, आने वाले 5 साल में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा, 5 साल नहीं लगेंगे उसमें। इस बार जीत का टारगेट क्या तय किया है? जीत का टारगेट तो हमारी जनता तय करती है और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ वैष्णो देवी से सीधा बुलंदशहर आए थे उसी दिन। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्नेह बुलंदशहर से है। आदरणीय बाबूजी की कर्म भूमि बुलंदशहर रही है, बाबूजी सांसद रहे यहाँ से कल्याण सिंह जी, और 6,21,000 वोट 2014 में यहाँ की जनता ने देकर ये लोकसभा जीती थी। अब की बार 2019 में 6,81,000 वोट दी थी और अब की बार मुझे लगता है कि आंकड़ा 8 लाख से ऊपर क्रॉस करेंगे और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ में ये सीट जीतकर मोदी जी की झोली में जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा वालों की जमानतें जब्त हो जाएगी, आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से भाजपा पे। विपक्ष के पास मुद्दा विहीन, आंकड़े विहीन विपक्ष है। जो विपक्ष अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहा है, रोज प्रत्याशी चेंज कर रहा है, उनके राष्ट्रीय नेता कहाँ से लड़ेंगे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी उनकी स्थिति है तो क्यों प्रदेश छोड़ के भाग रही है कांग्रेस, क्यों अखिलेश जी नहीं बता रहे कहाँ से लड़ेंगे। वही देखिए, ईडी को लेकर भी आप लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ईडी का आप लोग चुनाव से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे विपक्ष को चुनाव प्रचार करने से रोका जा सके। ये इस्तेमाल नहीं है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का एजेंडा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और जिन लोगों ने इस देश के गरीबों की संपत्ति को लूट कर उनके अधिकारों को हनन करके अपनी त्योरियां भरी हैं, उन पे कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को बाहर लाके वो संपत्ति जनता के बीच में दी जाएगी, उनके विकास के लिए लगेगी और उन पे कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये देखिए बुलंदशहर से आप प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। हम देख रहे हैं कि पहला चरण लगभग खत्म होने की तरफ है और सपा कांग्रेस का गठबंधन होता है और दोनों ही लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों ही पार्टियों के, वो कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं। ये माना जाए कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को जो है राम भरोसे छोड़ दिया। वो स्थिति साफ है उनकी, वो उनको जान चुके हैं। कभी चाचा को कहीं से उतारते हैं, फिर भतीजे को कहीं से उतारते हैं, फिर भाभी को कहीं से उतारते हैं, फिर उनको वापस करते हैं। उनकी पार्टी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज कर रहे हैं, अखिलेश जी को, कि आप लड़िए, रामपुर आइए, यहाँ लड़िए। तो जाते क्यों नहीं, कहीं तो तय करें कहाँ लड़ना है। प्रियंका क्या नाम है, राहुल गांधी क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं आए, क्यों केरल चले गए लड़ने के लिए? उनको भी लड़ना चाहिए था यहाँ से। प्रियंका जी को भी लड़ना चाहिए। सोनिया जी क्यों चलेगी राज्यसभा, उनको भी लड़ना चाहिए था। अच्छा, सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से जो है कहीं ना कहीं देखिए एक तगड़ा झटका लगा है। जो गिरफ्तारी वाली उनकी याचिका एक डली थी वो भी जो है वो खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से, चुनौती देने वाली याचिका। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को मूर्ख बना के 2 बार सीएम बन गए। जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन करते थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने आंदोलन किया अन्ना जी के साथ में, आज उसी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका कोई ना कोई इनका ईमान है, ना कोई इनका धर्म है, ना इनकी कोई जुबान की वैल्यू है। अपने बच्चों की ख़त्म खा जाते हैं पब्लिकली कि मैं अब कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। फिर क्यों कांग्रेस के साथ हैं आज? वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव बिहार से हैं, अब कह सकते हैं कि अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में एक आरोप भी उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस के साथ में विलय करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन पहले कह सकते हैं ना कि दिल्ली आए थे और कांग्रेस से देखिए उनका हाथ थाम लिया था कि चुनाव लड़ेंगे, सीट मिलेगी लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने गलती बताया इसको। पप्पू यादव जी पहले सांसद रहे हैं, इससे 2014 से 19 में निर्दलीय सांसद थे। उनकी पत्नी कांग्रेस की सांसद थी, आज वो राज्यसभा हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस में और उनमें दूरियां तो नहीं लगती हैं कि पत्नी कांग्रेस की सांसद है, वरिष्ठ नेता है और अभी राज्यसभा है, एक ही घर में रहते हैं। तो कैसा झगड़ा है ये समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं पप्पू जी भी। पप्पू जी पप्पू बना रहे हैं, मतलब दूसरे उनके साथ में मिलके जनता को, कि पत्नी उनकी कांग्रेस की इतनी वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, पहले कांग्रेस से सांसद, तो कैसी दूरी है? तो दूरी पहले भी नहीं लगती थी। कितनी सीटें इस बार मान रहे हैं? जो मोदी जी का संकल्प है 400 पार का, निश्चित ही 400 पार पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। 80 के 80 सांसद मोदी जी के साथ खड़े होंगे 2024 के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अजय के साथ आंचल यादव, इंडिया हेड, बुलंदशहर। यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। यूपी एसटीएफ ने हाल में मुख्य आरोपी में शामिल राजू नयन मिश्रा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। इस मामले में एसटीएफ अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इस क्रम में यूपी पुलिस ने
यूपी भर्ती मामले 2023 में पेपर लीक का मास्टरमाइंड और वांछित रवि अन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से एसटीएफ ने 3 प्रश्न पत्र के साथ साथ एक मोबाइल फोन, एक पेन ड्राइव और एक मेट्रो पास बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए रवि से पूछताछ में बताया गया कि वो 2007 में मेडिकल की तैयारी करने के लिए राजस्थान कोटा गया था। वहां नकल माफियाओं के संपर्क में आ गया था। परीक्षा माफिया के संपर्क में आते ही रवि भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के साथ शामिल होकर दूसरों के स्थान पर बैठने लगा। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने मेरठ, वाराणसी, झांसी, आगरा समेत 12 जिलों में कुल मिलाकर 12 केस दर्ज कराए थे, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, जिसमें उसे एक बड़ी सफलता मिली है। आज के बुलेटिन में ही इतना ही। हमें दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया हेड। धन्यवाद।